नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले अटेंडेंस दे देंगे अपना जो और एक और विशेष निर्देश या निवेदन जिसको बोल सकते हैं आप लोग भी, क्लास स्टार्ट करने से एंड तक क्लास कंटिन्यू पूरी देखें। बीच बीच में देखने समझ में नहीं आएगी। अपना जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कूलाम का नियम क्या था वो अपन ने पढ़ लिया था, उसकी परिभाषा, और अब अपन पढ़ेंगे उसके यूज और कुछ एक दो टॉपिक और कूलाम के नियम से संबंधित। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब देखो, कूलाम के नियम की सहायता से बल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बल ज्ञात किया जाता है। और बल है एक अदिश राशि। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है तो परिमाण तो उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। परिमाण तो यहाँ से निकाल लेंगे, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। परिमाण तो यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन ये एक सदिश राशि है। तो अब सदिश राशि है तो इसका दिशा ज्ञात करने के लिए सदिश निरूपण की आवश्यकता पड़ी। अब दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? दो आवेश रखे हैं, एक आवेश Q1 ये है आवेश, एक दूसरा आवेश है Q2। ठीक है, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। ठीक है, अब ये दोनों अगर समान प्रकृति के हैं, तो इस Q1 आवेश पर बल कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। Q1 पर बल लगाएगा Q2 और Q2 पर बल लगाएगा Q1। Q1 पर Q2 बल लगाएगा, इधर की तरफ बल लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा कौन? Q2। ठीक है, तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, इसको नाम दे दिया F21। क्या नाम दे दिया? F21 सदिश राशि, इसलिए वेक्टर लगा दिया। Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल है, उसको नाम दे दिया F21 वेक्टर। बराबर क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया? परिमाण आ गया। और इसकी दिशा है Q2 से Q1 की ओर, इसको नाम दे देंगे R21 वेक्टर। ठीक है, R21 वेक्टर का मतलब क्या है? Q2 से Q1 की ओर दिशा, इसको ये नाम दे दिया। वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पर, केप आएगा, एकांक सदिश। केप। ठीक है, क्योंकि आर केप का मतलब क्या होता है? आर वेक्टर बटे में आर वेक्टर का परिमाण। तो R21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? R21 केप बराबर क्या हो जाएगा? R21 केप बराबर क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर बटे में R21 का परिमाण। और ये जो R21 का परिमाण है वो R के बराबर ही है। R21 क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, अतः ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या तो केप आ जाएगा, अगर केप नहीं आ रहा तो फिर ये आएगा। तो मतलब क्या आएगा? R21 वेक्टर बटे में R21 का मापांक, और R21 का मापांक इसके बराबर है, R के बराबर है। एक बार तो लिख देता हूँ इसका मापांक, तो ये आ जाएगा के Q1 Q2 बटे में यहाँ क्या आएगा? R, जो इससे गुणा होगा R स्क्वायर से,
ये किसके बराबर है, आर के बराबर है ना। ये यहाँ पे क्या आएगा, आर गुना होगा आर स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर वेक्टर, और कौन सा वेक्टर, 2 1 वेक्टर। ठीक है, अगर केप आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर, वेक्टर आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा आर क्यूब। ये इसका सदिश निरूपण हो गया। ये क्या बता रहा है, इसकी दिशा को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, इसकी दिशा को बता रहा है। ये अपन ने पढ़ा Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल। ऐसे अगर अपन पढ़े Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल, ये Q1, ये Q2, बल किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, इसको नाम दे दिया F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी दिशा है 1 से 2 की तरफ। ठीक है, इसको नाम दे देंगे R12 वेक्टर। ठीक है, R12 कैप आएगा, सॉरी बार बार भूल जाते हैं, R12 कैप। R12 कैप का मतलब क्या है, इसका मतलब है Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश। इसका मतलब ये है, ध्यान रखें, Q1 आवेश के कारण Q2 पर जो बल आ रहा है, Q1 आवेश के कारण Q2 पर जो बल आ रहा है ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब R12 कैप का मतलब है Q1 से Q2 की ओर, इधर से उधर की ओर एकांक सदिश। ठीक है, अब वही बात R12 कैप बराबर क्या हो जाएगा, R12 सदिश बटे में R12 सदिश का परिमाण R12 सदिश, और ये R के बराबर होता है, ये R के बराबर होता है। तो F12 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R12 के वेक्टर बटे में R, तो क्या आ जाएगा के Q1 Q2 बटे में R क्यूब R12 वेक्टर। ठीक है, जब वेक्टर आ रहा है तो क्यूब, जब केप आ रहा है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में देखो F12 वेक्टर, F12 वेक्टर बराबर क्या आया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12 कैप, और F21 वेक्टर बराबर क्या आया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप। ठीक है, F12 क्या था, F12 क्या था, Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल, इसके कारण इस पर बल, इस पर कितना बल लग रहा है वो था F12, और F21 क्या था, इस पर कितना बल लग रहा है वो बल क्या था, 21 था। ठीक है, इस पर ये बल लगा रहा है Q2, तो Q1 पर बल लगा रहा है, Q1 Q2 पर बल लगा रहा है। ठीक है, दोनों बल निकाल दिए अपन ने, ये F12 और F21। ठीक है, अब इनका परिमाण देखो, परिमाण बता रहा है ये वाली राशि, ये तो क्या बता रहा है परिमाण, और ये क्या बता रही है, दिशा बता रही है। ठीक है, अब ये दिशा क्या है, R12 का मतलब क्या है, Q1 से Q2 की ओर, और R21 Q2 से Q1 की ओर। ठीक है, मतलब R12 कैप और R21 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। परिमाण देखो ऊपर नीचे क्या है, समान है, परिमाण समान है, सिर्फ दिशा विपरीत है। यहां पर भी क्या आ जाएगा, परिमाण समान दिख रहा है आप लोगों को, परिमाण कौन बता रहा है, परिमाण बता रहा है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो परिमाण तो इनका क्या है, समान है। इसका मतलब होता है परिमाण, बल का परिमाण। ठीक है, आर वेक्टर, और इसका ये लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर का परिमाण यानी मान, परिमाण यानी मान। ठीक है, जैसे F बराबर 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन क्या है, परिमाण। आगे लिखा हुआ नीचे की ओर, ये दिशा है, नीचे की ओर दिशा है, नीचे की ओर क्या है, दिशा है। वैसे किसी बल का मान 5 न्यूटन नीचे की ओर है, तो वो 5 न्यूटन तो क्या है उसका परिमाण, और नीचे की ओर क्या है उसकी दिशा। 10 न्यूटन पूर्व की ओर, तो 10 न्यूटन तो क्या है उसका परिमाण, पूर्व की ओर क्या है उसकी दिशा। तो यहाँ पर ये तो परिमाण है, ये जो है वो तो क्या है, परिमाण है।
तो दोनों ही बलों का परिमाण तो क्या है, समान है। ये दिशा बता रही है, ठीक है। तो ये दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत है तो बल भी ऐसा आ जाएगा, एक दूसरे के विपरीत। मतलब कि कूलाम के नियम से जो एक आवेश के कारण दूसरे पर जो बल लगेगा वो दोनों समान रहेंगे परिमाण में, परंतु दिशा में क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। मतलब समान परिमाण के बल जो विपरीत दिशा में कार्यरत होंगे, ऐसा लगेंगे दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल में, ठीक है। तो कूलाम बल होता है, और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम में, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है, जितना बल मैं किसी वस्तु पे लगा रहा हूं उतना ही बल वो वस्तु मेरे पे लगाएगी विपरीत दिशा में, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का बल। तो यहाँ पर ये कूलाम का नियम भी जो है ना, ये कूलाम का नियम भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन। ये कूलाम के नियम के बारे में तथ्य हो गए, ठीक है, फैक्ट्स, तथ्य हो गए कि ये एक तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है। हेडिंग लगा देंगे आप, ये सदिश निरूपण हो गया, उसके बाद में हेडिंग लगा देंगे कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्या हेडिंग लगाएंगे, कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें एक तो क्या हो गया कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, एक हो गया व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब होता है वर्ग का, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम, एफ समानुपाती 1 में आर स्क्वायर, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। एक और होता है ये 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी होगी ना, आर का मान 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी हो गया, तो कम, इससे भी कम दूरी के लिए लागू नहीं होगा, कूलाम बल लागू नहीं होगा। अगर दूरी का मान 10 की घात -15 मीटर से कम है तो यह कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो गए, पहला तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, ये इसके ऊपर जितना बल लगाएगा उतना ही बल ये इसके ऊपर लगाएगा, परंतु एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में लगाएंगे। ये उसको इधर धकेलेगा और वो उसको इधर धकेलेगा। यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कूलाम के नियम में ऐसा होता है, ठीक है। अगर ये दोनों विपरीत प्रकृति के होते, ये प्लस का और ये किसका होता, माइनस का होता, तो फिर क्या करता, ये जो Q1 है ना इसको अपनी तरफ खींचता, ठीक है, अपनी तरफ खींचता, तो ये Q1 भी क्या करता, ये Q1 Q2 खींचता तो Q2 भी इसको अपनी तरफ खींचता, और वही क्या करते, एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य तो ये हो गया। दूसरा हो गया व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन। व्युत्क्रम वर्ग नियम बता दिया कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। तीसरा क्या हो गया, अगर 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी होगी ना, तब ये कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। कूलाम के नियम का सदुष निरूपण हो गया और कूलाम के नियम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। फिर अगली हेडिंग आती है, अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या मतलब है, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या मतलब है वो समझिए। एक आवेश रखा है यहाँ पर Q0, ठीक है, इसके ऊपर इससे R1 दूरी पर, कितनी दूरी पर, R1 दूरी पर एक आवेश रखा है Q1, R2 दूरी पर आवेश रखा है Q2, R3 दूरी पर आवेश रखा है Q3 और Rn दूरी पर आवेश रखा है Qn। Q1 Q2 की इस प्रकार से, और डॉट 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 Q4 भी है, Q5 भी है, Q6 भी है, Qn तक है, ठीक है। एक आवेश है Q0, इसको नाम दे दिया परीक्षण आवेश। इस आवेश पर परीक्षण किए जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किस आवेश पर किए जा रहे हैं, QO या Q0,
ऑब्जर्वेशन चार्ज QO, इससे R1 दूरी पर Q1 आवेश रखा है, R2 दूरी पर Q2 आवेश रखा है, R3 दूरी पर Q3 और Rn दूरी पर Q1 आवेश रखे हैं। ठीक है, तो इन सभी आवेशों के कारण ये देखोगे Q1 भी इस पर बल लगाएगा, Q2 भी इस पर बल लगाएगा, Q3 भी इस पर बल लगाएगा, Q1 भी इस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो इस Q0 पर परिणामी आवेश निकालना है। Q0 पर परिणामी आवेश, किस पर? Q0 पर। Q0 पर परिणामी आवेश निकालना है। अपने को निकालना है कि ये सारे आवेश जो हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, इन सब के कारण Q0 पर कितना आवेश नहीं, सॉरी, इन Q0 पर परिणामी बल कितना लगेगा वो निकालना है। परिणामी बल कितना बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा ना, ये भी बल लगेगा, वो भी बल लगेगा। ठीक है, तो परिणामी बल F नेट वेक्टर बराबर आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन Fn वेक्टर। मतलब कि अध्यारोपण के सिद्धांत में आप ये लिखेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिया आपने हेडिंग, फिर आपने ये बना लिया। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं वो आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट डॉट, कैसे? Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट डॉट, Q1 के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल, आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। मतलब इन सब का क्या करना है? सदिश योग करना है। सदिश योग होगा, फिर नीचे अतः F नेट बराबर ये आपने लाइन लिख दी। ठीक है, अब फिर जहां पर F1 क्या है? F1 है, F1 क्या है? Q1 आवेश, ये लिखना है, Q1 आवेश के कारण Q0 पर बल, तो F के Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, R1 है इसकी दिशा। ठीक है, इसके कारण बल लग रहा है, Q1 के कारण अगर ये समान दिशा में है तो इधर की तरफ बल लगेगा, Q2 के कारण दिशा आ जाएगी इसकी दिशा। ऐसे ही F2 वेक्टर बराबर क्या आएगा? K, F2 क्या है? Q2 के कारण Q0 पर बल, तो क्या आ जाएगा? एक आवेश Q0, दूसरा आवेश Q2 अपॉन दूरी क्या है? R2 का स्क्वायर, और R2 क्या आ जाएगा? कैफ। F3 बराबर क्या आ जाएगा? K Q0 Q3 R3 का स्क्वायर, R3 क्या आ जाएगा? कैप। Fn वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? K Q0 Qn Rn का स्क्वायर, और Rn का क्या आ जाएगा? कैप। अतः F नेट वेक्टर बराबर क्या? F1 था, F1 की जगह K Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 का कैप, K Q0 Q2 R2 स्क्वायर, R2 का कैप, एंड सो ऑन K Q0 Qn Rn स्क्वायर, Rn का कैप। ये क्या आ जाएगा? परिणामी बल। ठीक है, इसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब कि जो सभी अलग अलग बल लगे हुए हैं, ठीक है, उन सभी का क्या आ जाएगा? सदिश योग आ जाएगा, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब ये कूलाम का नियम जो था उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब कूलाम के नियम से संबंधित अपन कुछ प्रश्न और कर लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। कितनी दूरी है? 0.53 दूरी है। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल की गणना कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब कूलाम बल F बराबर क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जहां पर K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, Q1 और Q2, ठीक है। अब जब कूलाम, अब देखो Q1 और Q2 क्या होगा? Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q2 प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक है, माइनस का, और प्रोटॉन पर आवेश प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और R क्या है? दोनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। ध्यान रखें, एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर। याद रखें, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया? 10 की घात माइनस 10 मीटर। ये दूरी का और विशेषतर तरंग दैर्ध्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। ये होता है एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर। जिनको नहीं पता उनको बता दूं। अब यहाँ पर अपन बल, ये सारे सूत्र में सारे मान रखेंगे। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान ये माइनस का है, लेकिन अपन यहाँ निकालेंगे परिमाण। या क्या निकालेंगे? परिमाण। एक आवेश देखो माइनस का है, एक आवेश किसका है? प्लस का। इससे ये पता चलता है कि जो कूलाम बल की प्रकृति है वो आकर्षीय होगी। कूलाम बल वो जो लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसका परिमाण निकालेंगे तो इस माइनस को अवॉइड करेंगे, माइनस नहीं रखेंगे। अभी अपन परिमाण ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, फिर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और अपॉन R स्क्वायर मतलब 0.53 गुणा 10 की घात माइनस 10 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसको सोल्व कर देंगे। ये कितना? 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 9 माइनस 19 और नीचे 0.53 गुणा 0.53 गुणा 10 की 0.53 का स्क्वायर ये आ गया, और 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 10 की घात माइनस 20 आ गया। जो भी आएगा वो सोल्व करके आ जाएगा किसमें? न्यूटन में। किस प्रकार प्रकृति कैसी होगी? आकर्षीय प्रकृति होगी। जो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके मध्य जो बल लगेगा वो किस प्रकार का लगेगा? आकर्षीय प्रकृति का बल लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दो आवेश हैं, एक है 9e और उससे R दूरी पर रखा है 4e, ठीक है। एक तीसरा आवेश लेके आओ Q, तीसरा आवेश लेके आना है Q और इस 9e और 4e के बीच में रखना है कहीं भी, ठीक है। ऐसी जगह रखना है ताकि वो जो Q आवेश है, Q आवेश को ऐसी जगह रखना है ताकि वो संतुलन की अवस्था में रहे। तो क्वेश्चन क्या है वो लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है वो लिखेंगे। 9e तथा 4e आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। 9e तथा 4e आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं।
ठीक है, आगे लिखना है फिर तीसरे आवेश Q को, तीसरे आवेश स्मॉल q को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य किस जगह रखा जाए ताकि Q स्मॉल q संतुलन की अवस्था में रहे। ये क्वेश्चन हो गया। अब मैंने सॉल्यूशन डायग्राम बना दिया, ठीक है। माना कि ये जो स्मॉल q आवेश मैंने यहां रखा है ना, उसकी इस 9e से दूरी है x। कितनी दूरी है? स्मॉल x। ये पूरी दूरी r थी, तो इधर वाली दूरी कितनी बच गई? r माइनस एक्स। कोई दिक्कत किसी को? पूरी दूरी x r थी, इससे ये वाली दूरी x हो गई, तो ये वाली दूरी कितनी बच गई? r माइनस एक्स। ये वाली दूरी कितनी बच गई? r माइनस एक्स, ठीक है। अब ये संतुलन की अवस्था में कब रहेगा? ये संतुलन की अवस्था में कब रहेगा? ये क्या करेगा? ये प्लस का, ये भी प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, ये भी क्या है? प्लस का आवेश है, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो 9e आवेश है, ये 9e आवेश है, इस प्लस के आवेश को इधर की तरफ बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। 9e द्वारा Q पर लगाया गया बल, इसको नाम दे दिया F1। अब F1 बराबर क्या होगा कूलाम के नियम से? K Q1, Q1 की जगह 9e, फिर Q2 की जगह Q अपॉन R, और दूरी क्या है? x। R क्या है? बीच की दूरी, और वो क्या है? x। R नहीं, ये आ जाएगा, R होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अभी आपको इस आवेश से 4e से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप निकाल दो 9e आवेश के कारण Q पर लगाने वाला बल, तो ये तो हो गया Q1, ये हो गया Q2, और ये हो गया ये क्या हो गई? R होगी, ठीक है। तो K 9e गुणा Q अपॉन R की जगह x का स्क्वायर, ये परिमाण है। सिर्फ परिमाण बात करें, मैंने यहाँ पे ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ मैं लगा था ना वेक्टर, तब फिर क्या आता? दिशा की भी बात करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ क्या लगाया? परिमाण की याद करना है मेरे को, परिमाण से मतलब है, ठीक है। तो ये F निकाल दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार 4e द्वारा Q पर लगाया गया, 4e द्वारा Q पर लगाया गया बल, इसको F2 नाम दे दिया। F2 बराबर K, और Q1 की जगह ये वाला 4e, फिर ये वाला Q, और बीच की दूरी कितनी है? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वही परिमाण की बात कर रहे हैं, दिशा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 9e आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है F1। अगर ये दोनों, ये सारे समान प्रकृति के हैं, सारे ही प्लस के आवेश हैं, तो ये वाला प्लस का आवेश इसको करेगा प्रतिकर्षित, F1 इधर की तरफ लगेगा, और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, F2 इधर की तरफ लगेगा। समझ में आया क्या? ये जो आवेश है Q, ठीक है, इधर की तरफ, सॉरी, इधर की तरफ F1 बल लग रहा है, इधर की तरफ F2 बल लग रहा है, ठीक है। F1 का मान ये है, F2 का मान ये है, ठीक है। परिमाण निकाल लिया अपन ने, दिशा वहां मैं बता रहा हूँ डायग्राम में कि इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, ठीक है। आपको जब लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? 9e द्वारा Q पर लगाया गया बल ये, और 4e द्वारा Q पर लगाया गया बल ये, ठीक है। अब और डायग्राम से दिशा आप शो कर देंगे, डायग्राम से मैंने दिशा शो कर दी, ये डायग्राम से दिशा आप यहाँ भी शो करते थे, कर सकते थे। अब फिर देखिए, अब ये जो Q आवेश संतुलन में कब रहेगा? ये जो है उधर धक्का लगा रहा है, ये वाला बल इधर धक्का लगा रहा है, उसको वहां के वहीं रहना है। कब रहेगा? जब इन दोनों का मान क्या हो? समान हो। 5 न्यूटन से इधर धक्का लग रहा है, तो 5 न्यूटन से इधर धक्का लगाओ, तब तो क्या रहेगा? ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। अगर इनमें से एक भी ज्यादा हो गया, इसने ज्यादा बल लगा दिया तो उधर चला जाएगा, इसने ज्यादा बल लगा दिया तो इधर चला जाएगा, ठीक है। इधर दोनों की तरफ से धक्का लग रहा है, दोनों तरफ से समान बल लग रहा है ना, तब ये क्या रहेगा? संतुलन की अवस्था में रहेगा, अन्यथा संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। तो यहां संतुलन की अवस्था चाहिए अपने को,
संतुलन की अवस्था में क्या होगा, F1 का परिमाण और F2 का परिमाण क्या होगा, समान होगा। F1 का परिमाण है K नो ई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और ये है K 4E क्यू अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से जो कट रहा है वो काट दो, K कट रहा है, E कट रहा है और Q कट रहा है, Q से Q कट गया, क्या बच गया 9 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटे में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। यह आ गया था 9 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटे में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करने पर 9 का वर्गमूल 3, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, 4 का वर्गमूल 2, इसका क्या r माइनस एक्स। वज्र गुणा कर दो, ये वाला इससे गुणा होगा, r माइनस एक्स गुणा होगा 3 से, तो क्या आ जाएगा 3r माइनस 3x और ये इससे गुणा होगा 2x। 3r बराबर क्या आ गया 2x प्लस 3x, 3r बराबर 5x, मतलब क्या आ गया 5x बराबर 3r और x बराबर क्या आ गया 3r बटे में 5। x बराबर क्या आ गया 3r बटे में 5। ज्ञात क्या करना था वो देखिए, ये x ही ज्ञात करना था। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी r, ये दिया था इसने कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है 9e और 4e आवेश, क्वेश्चन पढ़िए आपने लिखा था 9e और 4e आवेश के बीच की दूरी r है, तो तीसरा आवेश q को कहां रखें ताकि ये संतुलन की अवस्था में रहे। ठीक है, तो इस q को कहां रखना है, q को 9e से 3r बटे में 5 दूरी पर रखें, 3r बटे में 5 दूरी पर रखें इस 9e से, क्योंकि अपन ने जो x माना था वो इस 9e से माना था, तो 9e से अगर 3r बटे में 5 दूरी पर रखेंगे तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। संतुलन की अवस्था का मतलब ये है कि इस q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। इस q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। मतलब कि ये आवेश है, इधर वाला बल और इधर वाला बल, इधर वाला बल F1, इधर वाला बल क्या F2, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या है 0 है। इन पर लगने वाला परिणामी बल क्या है, शून्य है। तो ये जो कण है, ये जो आवेश है वो क्या रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, लिखेंगे आप लोग, दो आवेशों के मध्य बल F है। दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2। ठीक है, इनके बीच की अभी दूरी R है, तो यहाँ पर बल क्या है, F है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है, F है। इनके मध्य की दूरी को, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है, कैपिटल F है, इनके मध्य की दूरी को 3 गुनी कर दी जाए, इनके मध्य की दूरी को 3 गुनी कर दी जाए तो बल किस प्रकार परिवर्तित होगा, बल किस प्रकार परिवर्तित होगा। देखिए अभी F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, अब उसके बाद में दूरी 3 गुना कर दी, मतलब क्या कर दिया, आवेश Q1 ही है, दूसरा आवेश क्या है Q2 है, इनके बीच की दूरी बढ़ा दी R डैश, वो किसके बराबर है, 3R के बराबर है। ठीक है, अब अगर दूरी 3 गुना कर दी तो बल भी, दूरी R डैश तो बल भी क्या होगा F डैश, F डैश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R डैश की जगह 3R उसका स्क्वायर आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और R स्क्वायर। F डैश बराबर ये आ गया, F डैश बराबर क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर। अब बल देखो किस प्रकार से प्रभावित होगा, F डैश बराबर तो आ गया K
Q1 Q2 अपॉन 9R², और F बराबर था, क्या था, K Q1 Q2 बटे में R²। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1, इधर ही नाम दे देंगे, मैंने दोबारा लिखी है, ये 1 और ये क्या 2, समीकरण 1 और 2। ठीक है, दूरी बदली है, क्वेश्चन में सिर्फ दूरी को ही बदला गया है, आवेश को नहीं बदला गया है। इसने ऐसा कहा है कि दूरी क्या कर दी, 3 गुनी कर दी। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 से क्या कर देंगे, एफ डैश में एफ का भाग लगा दो। एफ डैश क्या है, के Q1 Q2 बटे में 9R², और ये है के Q1 Q2 बटे में R²। ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एफ डैश बटे में एफ बराबर 1 बटे में 9 बचेगा। तो एफ डैश बराबर निकालना है, एफ डैश बराबर निकालना है, एफ इधर आके 1 से गुना हो जाएगा, एफ डैश बराबर एफ बटे में 9, मतलब दूरी 3 गुना कर देंगे तो बल हो जाएगा 1 बटे में 9 गुना। दूरी 3 गुना कर दी तो वो तो वर्ग का व्युत्क्रम है, तो बल क्या हो जाएगा 1 बटे में 9 गुना। इसका मतलब दो आवेशों के मध्य जब दूरी बढ़ाएंगे, जब क्या होगा, दूरी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बल का मान घटेगा, बल का मान क्या होगा, कम होगा और वर्ग के रूप में घटेगा। जैसे सपोज दैट दूरी 4 गुनी कर दें, दूरी क्या कर दें, 4 गुनी कर दें, r की जगह 4r कर दिया, तो बल किस प्रकार से हो जाएगा, बल F बटे में 16 हो जाएगा, वर्ग है ना। ठीक है, अब अगर दूरी कर दी 6 गुनी कर दी तो बल हो जाएगा F बटे में 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इस प्रकार से दूरी बढ़ाने पर बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये कूलाम के नियम के अनुप्रयोग थे। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, इस वर्ग की भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश रखे हैं 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, Q1 Q2 Q3, और यहाँ भी क्या रखा है 2 माइक्रोकूलम। वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 2 माइक्रोकूलम के आवेश रखें। अब वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 2 माइक्रोकूलम के आवेश रखें, वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब क्या किया, इसके केंद्र पर, केंद्र क्या होगा, विकर्ण जहां काटेंगे ये केंद्र आ गया। ठीक है, इसके केंद्र पर आवेश Q0 बराबर रखा है 1 माइक्रोकूलम, इसके केंद्र पर आवेश है Q0 आवेश रखा है, वो कितने कूलम का है 1 माइक्रोकूलम का है। तो इस केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाले परिणामी बल का परिकलन करना है। केंद्र पर जो रखा है 1 माइक्रोकूलम का आवेश, उस पर परिणामी बल का परिकलन करना है। क्वेश्चन आप लिख लेंगे, दोबारा मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 2 माइक्रोकूलम परिमाण के समान आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का परिकलन कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, ये वाला सी, ये वाला बिंदु डी, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, अब पहले त्रिभुज एबीसी, एबीसी में ब्लैक से करते हैं। त्रिभुज एबीसी में देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या आएगा AC स्क्वायर। AB है 10, 10 का स्क्वायर,
बी सी है 10, 10 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये क्या 100 प्लस 100 बराबर ए सी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 200। अब जब ए सी निकालना है, ए सी बराबर अंडर रूट 200, ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 200, मतलब अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का मतलब तो क्या हो जाएगा 10 और क्या अंडर रूट 2, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ए सी बराबर क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ए सी आ गया। अब ये जो AO है वो ए सी की आधी है, तो 10 अंडर रूट 2 बटे में 2 तो क्या आ जाएगी 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5 अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। AO और उतनी की उतनी BO है, उतनी CO है, उतनी क्या है DO है, मतलब इस O की A से दूरी, B से दूरी, C से दूरी, D से दूरी बराबर है, और वो कितनी है 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर दूरी हो गई। ठीक है, ये दूरी निकालना बता दिया मैंने आप लोगों को कि आपको इस केंद्र से, वैसे कई विद्यार्थियों को आता होगा ये दूरी निकालना, नहीं आता है तो मैंने बता दिया कि एक वर्ग है, उस वर्ग के केंद्र की शीर्षों से दूरी, ये वर्ग का केंद्र O है, उसकी A से दूरी, B से दूरी, C से दूरी और D से दूरी बराबर होगी, और वो कितनी होगी उसके लिए क्या किया, ये आधार, ये लंब, इसका स्क्वायर पाइथागोरस पर में से एक कर्ण निकाल दिया, और कर्ण जो आया उसका आधा हो गया, ये केंद्र से दूरी हो गई। ठीक है, अब ये निकालने के बाद में नोट डाउन कर लेना आप लोग वापस पीछे करके। अब क्या है, इस Q1 के कारण QO पर बल देखो, Q1 के कारण QO पर बल, Q1 के कारण QO, ये प्लस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है, इधर की तरफ बल लगेगा। Q1 के कारण QO पर जो बल लगेगा, इधर की तरफ बल लगेगा, इसको नाम दे दिया F1। ठीक है, Q1 के कारण QO पर बल, ठीक है, Q1 के कारण QO या Q0 पर बल, इसको नाम दे दिया F1 बराबर K Q1 QO अपॉन दूरी क्या हो गई OA। ठीक है, ऐसे ही Q2 के कारण, इस Q2 के कारण QO पर या Q0 पर बल F2, इसको इधर का इसको F2 नाम दे, इधर की तरफ लगेगा। F2 बराबर क्या आ जाएगा K Q2 QO अपॉन OB स्क्वायर। इसी प्रकार Q3 के कारण जो बल लगेगा, इधर की तरफ बल लगेगा F3 बराबर K Q3 के कारण QO पर बल है, तो K Q3 QO अपॉन OC स्क्वायर। ठीक है, और F4 कौन सा होगा, Q4 के कारण लगने वाला बल, इसको नाम दे दिया F4 बराबर आएगा K Q4 QO अपॉन OD स्क्वायर। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, कोई सा भी बल निकालना है, चारों बल आप निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q3 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, QO 1 गुणा 10 की घात माइनस 6, और OC क्या है, OC था 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है आप लोगों को, खुद को निकाल लेंगे मान, F1 का, F2 का, F3 का और F4 का मान निकालेंगे। अब जब आप मान निकालोगे तो मान निकालने पर ये पाओगे कि F1 F2 F3 F1 F2 F3 और F4 का परिमाण क्या है, समान है। चारों का परिमाण समान आएगा, चारों का परिमाण क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि देखो इसमें हर जगह Q तो कॉमन है ही। ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 इनका मान भी समान है, और नीचे दूरियां हैं OA OB OC और OD, इनका मान भी क्या है, समान है। जब सभी समान तो बल का मान भी क्या आएगा, समान आएगा। आप लोग निकालेंगे खुद,
आप लोग निकालेंगे F1, F2, F3, F4 का परिमाण निकाल के देंगे, सबका मान क्या आएगा, सेम आएगा। ये मान रखिए, मैंने बता दिया, अब कुछ नहीं बचा है। जब आप इनका मान निकालेंगे, जब इनका मान निकालेंगे तब आप देखेंगे, निकालने के बाद में फिर आप देखेंगे कि F1 और F3 एक दूसरे के अपोजिट है। F1 और F3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। F1 और F3 एक दूसरे के अपोजिट है। F1 इधर की तरफ लग रहा है तो F3 इधर की तरफ लग रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक को लिया प्लस में, एक को लिया माइनस में। और F2 और F4 क्या है, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। F2 इधर की तरफ लग रहा है तो F4 इसके जस्ट अपोजिट यानी विपरीत दिशा में लग रहा है। अब परिणामी बल जब आप निकालेंगे, परिणामी बल F नेट वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। F1 वेक्टर की जगह लिख देंगे माइनस का F3 वेक्टर, F2 वेक्टर की जगह माइनस F4 वेक्टर, F3 ऐसे कैसे रहने दो, F4 ऐसे रहने दो, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का कट गया, बराबर क्या आ गया, 0। मतलब इस पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या है, 0 है। इस पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या है, 0 है। इज दैट क्लियर? आप लोगों को कोई दुविधा है तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को चला के वापस देख लेंगे। कूलाम का नियम यहाँ कंप्लीट होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। तो आप लोगों को इस वीडियो को वापस से चला के बिल्कुल ध्यान से देखना है और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाने हैं। एक और चीज़ कि ये आप लोग खुद के लिए तो कर रहे हो, चलो ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो, आप पहले तो आपको खुद को प्रिपेयर होना है पढ़ने के लिए कि हाँ मेरे को पढ़ना है, पूरे के पूरे वीडियोस रेगुलर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। लेकिन आपके जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी तक भी है ना पढ़ने से बहुत दूर हैं, पढ़ने से क्या है, बहुत दूर हैं, तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें कि हाँ ऐसे वैसे हमारी क्लास लग रही है, आप लोग देखें। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने स्कूल के हैं लेकिन फिर भी वो नहीं देख रहे हैं, उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और ताकि वो भी पढ़ाई से जुड़ सकें और धीरे धीरे अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।